तो अब हम बात करने वाले हैं चैम्बरलिन और मोल्टेन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में। ठीक है, बहुत ही भूल की हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसमें सारे जितने भी सिद्धांत हैं, परिकल्पनाएं हैं, ये मैं पहले से भी पढ़ाता रहा हूं और उसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। द्वैतवादी परिकल्पनाओं की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस यानी कि द्वैतवादी परिकल्पनाओं में महत्वपूर्ण परिकल्पना है चैम्बरलिन एवं मोल्टेन की। देखिए, यह परिकल्पना कुछ कुछ ज्वारी परिकल्पना के जैसी ही लगती है, लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ी सी कुछ अलग प्रकार से की जाएगी। ठीक है, देखिए, चैम्बरलिन महोदय ने यह कहा कि प्रारंभ में निहारिकाओं में सिर्फ एक ही निहारिका मौजूद नहीं थी। ठीक है, इनका कहना था कि निहारिका के विपरीत की ये बात है। ठीक है, मतलब इनका सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के विपरीत अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करता है और ये कहता है कि एक तारा था, सूर्य, और एक बहुत भारी विशालकाय तारा था। ठीक है, जो कि उसका साथी था। कालांतर में चल करके जो भारी विशालकाय तारा था वो इसके पास में आया, सूर्य के पास में आया, और उस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से छोटे छोटे, ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स यानी कि ग्रहाणु, छोटे छोटे धूली कण उसके आकर्षण के कारण सूर्य से खींच गए। मतलब कि यह सूर्य अगर है तो कोई दूसरा विशालकाय तारा मान लीजिए जा रहा है या इसके प्रभाव में है, तो छोटे छोटे जो धूली कण हैं, ठीक है, ये सूर्य से खींच गए। ठीक है, छोटे छोटे धूली कण इससे खींच करके, ठीक है, सूर्य से खींच करके चारों तरफ फैल गए। इन छोटे छोटे कणों को ही, जो कि इस स्टार के प्रभाव में आने के कारण है ना, इस स्टार के आकर्षण के कारण, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण इस सूर्य से, उसकी बाहरी सतह से छोटे छोटे कण निकल गए थे। तो इनका कहना है कि जो सूर्य की जो बाहरी सतह है, जो सूर्य की बाहरी परत है, ठीक है, इसमें से ही छोटे छोटे कण बाहर निकल के, धूली कण बाहर निकले, जिनको इन्होंने ग्रहाणु बोला है। इसमें बहुत छोटे छोटे कण भी थे और कुछ बड़े बड़े कण भी मौजूद थे। ठीक है, तो जो थोड़ी बड़े वाले कण थे, जो थोड़े बड़े ग्रहाणु थे, उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास की, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के जो छोटे ग्रहाणु हैं उनको अपने में खींचना चालू कर दिया। तो जो आसपास के छोटे छोटे पिंडों को, कणों को इन्होंने आपस में खींचना चालू कर दिया, तो ये बढ़ते चले गए। ऐसे इनका दायरा बढ़ता चला गया। ठीक है, और ऐसे ही करते करते बाद में चल करके ये ठंडे हुए और ग्रह का रूप धारण कर लिया इन्होंने। और ऐसे करके सूर्य के, जो हमारे सौरमंडल में है, जितने भी हमें प्लैनेट्स दिखाई देते हैं या हम पढ़ते हैं उनको, ये सभी प्लैनेट्स के बनने का कारण ग्रहाणु ही हैं। कि मतलब कि एक बड़ा कण है जो छोटे अणुओं को अपने में खींचता गया, छोटे पिंडों को, छोटे कणों को अपने अंदर ग्रहण करता चला गया, तो इसको प्लैनेटेसिमल्स बोला गया कि छोटे छोटे पिंडों से ही प्लैनेट्स बने हैं, यानी कि प्लैनेटेसिमल्स से ही, यानी कि ग्रहाणुओं से ही प्लैनेट बने हैं। मूल संकल्पना ये बताती है। ठीक है, तो ये संकल्पना भी ठीक है। ये संकल्पना मूल रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देती है कि किस तरीके से पृथ्वी के अंदर एनर्जी आज भी मौजूद है, किस तरीके से पृथ्वी के अंदर गर्मी है, किस तरीके से अंदर किस तरीके से पृथ्वी का वायुमंडल बना। यह परिकल्पना कई बातों की व्याख्या करती है, जिसमें से 2-3 बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, पहली बात कि चैम्बरलिन और मोल्टन का कहना था कि देखिए, जब ग्रहाणु आपस में टकरा रहे थे, आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, तो उनके क्लोज आने के कारण, उनके संकुचित होने के कारण भारी उष्मा पृथ्वी के अंदर दबी रह गई। और ऐसे करते करते जब ये खींचते चले गए, तो अब मान लीजिए कि जैसे ये पृथ्वी है, आसपास की चीजों को खींच रही है, तो इसको खींच लिया तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन अब अणुओं की संख्या ना कम हो गई थी। ठीक है, अब जो छोटे छोटे कण थे उनकी संख्या कम हो गई थी, तो कुछ पृथ्वी के पास था नहीं खींचने को, अपने अंदर समाहित करने को। तो जो बाहरी परत थी इसकी, वो धीरे धीरे ठंडी हुई और फिर उसमें से जो भी गैसेस वगैरह निकली, ऑक्सीजन वगैरह की जो बात चलती है,
उन सब से वायुमंडल का निर्माण हुआ। इसके अलावा ये परिकल्पना ये भी कहती है कि पृथ्वी पर बहुत शुरू से ही, मतलब एकदम प्रारंभ समय से ही ज्वालामुखियों का प्रस्फुटन चालू था और छोटी छोटी जो ज्वालामुखियां थी वो फूट रही थी। बहुत जब पृथ्वी बनी थी आर्कियन टाइम पर, उसी समय की बात ये बताते हैं कि छोटी छोटी ज्वालामुखियां पहले थी। तो जो आज हम झील, बड़े बड़े जो महासागर हैं, सागर हम देखते हैं, वो पहले छोटी छोटी झीलें थी और उन झीलों के बनने का कारण ज्वालामुखियां थी, जो कि ग्रहणों के कारण, ठीक है, जब पृथ्वी तैयार हो रही थी, बन रही थी, उसके कारण वो छोटी छोटी झीलों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो मूल रूप से ये परिकल्पना इस बात की चर्चा करती है। लेकिन इन परिकल्पना की भी बहुत सारी आलोचनाएं की जाती हैं। ये परिकल्पना भी पूरी तरीके से सही नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि ये टकराए, इससे धूलिकण निकले और निहारिका बनी, ठीक है, मतलब निहारिका के तो विपरीत है, ये ग्रहाणु की ही बात करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए, इन छोटे छोटे ग्रहाणुओं की वजह से इस इतने बड़े सौरमंडल का और ब्रह्मांड का निर्माण हो जाना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, पृथ्वी के जो वायुमंडल की ये बात बताते हैं, पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, तो माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर का जो कोर है वो इतना ज्यादा गर्म है कि इस प्रक्रिया से तो वो उतना ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हैं, सारी मान्यताएं हैं इस परिकल्पना के अंतर्गत में। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम अगली परिकल्पना की चर्चा करेंगे।